तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ बट इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाई है, इसलिए मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और कुछ भी भूल गए हो तो आप इस वीडियो को देखकर वापस से रिवाइज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो वाई वी आर लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके पीछे का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। इमेजिन करो आप एक ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है। अब इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हो तो आप लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आप लोगों को गेस्ट को मैनेज करना होता है, फूड को अरेंज करना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वेन्यू बताने किधर करने वाले हो, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है। इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट बन जाती है, या अलग अलग चीज़ों को हम देखें तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए। वॉट इफ़ यदि मैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दूँ, जैसे कि यदि गेस्ट को मैनेज करने के लिए मैंने बोल दिया गेस्ट मैनेजमेंट, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो गेस्ट मैनेज करेंगे। ठीक है। तो वो मैंने गेस्ट मैनेजमेंट कर दिया। दूसरी चीज़, फूड के लिए हमने कैटरिंग कर दिया, केटरिंग का करवा दिया। ठीक है। वेन्यू के लिए वेन्यू मैनेजमेंट कर लिया। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हमने पर्टिकुलरली डिफाइन कर ली। ईच कैटेगरी के लिए हमने एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया, टास्क असाइन कर दिया विथ इट्स डिटेल्स। ठीक है। सो क्या करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यही करता है कि हम एक प्रोग्राम की हेल्प से रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इजी वे में, जो कि एक टिपिकल चीज़ हो सकती थी जो कि हम इजी वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब शुरुआत कैसी हुई थी? तो अभी जो पाइथन है, हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें तो पता है कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये इतना हमने सुना है। ठीक है। लेकिन जो सी है, स्टार्टिंग हुई थी सी से। सी एक जो है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको एक प्रोसीजर में लिखा जाता है। ठीक है। लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद में हमारे पास में आती है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के बाद में आती है फंक्शन। ठीक है। फंक्शन की हेल्प से भी हम प्रोग्राम को करते हैं, और फंक्शन जब हम लिखते हैं तो हम उनको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब आती है बात कि यदि फंक्शन ऑलरेडी था तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कर रहे हैं? तो इन दोनों के पीछे का भी एक अलग रीज़न है। आगे की टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते करते आई विल टेल यू द डिफरेंस वाई वी आर रीडिंग दिस। ठीक है। इस मतलब इसको पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, मेन। तो चलो आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे छोटी एंटिटी जो होती है वो होती है सबसे पहली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एक छोटी सी चीज़, कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ उसके एट्रीब्यूट है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है उसमें, जो उस चीज़ को बताते हैं कि वो चीज़ क्या है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। यदि मैं एक पेन की बात करूँ तो पेन का एक एट्रीब्यूट होते हैं कि हम उसकी हेल्प से लिखते हैं। ठीक है। लिखने वाला काम जो है वो गुण है उसका। ठीक है। तो वो क्या हो गया, पेन को क्वालिटी को बता रहा है। तो पेन के जो एट्रीब्यूट हो गए उसका क्या होता है, पेन के एट्रीब्यूट बोल सकते हैं कि हम उसका कलर बोल सकते हैं, किस कलर का पेन है, तो ब्लू कलर का पेन है। ठीक है। वो किस तरह से दिख रहा है, उसके पास में कैप है कि नहीं है। तो मतलब ये उसके एट्रीब्यूट हो गए, एक पेन के एट्रीब्यूट हो गए। एक बॉटल के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मैनी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कुछ ओके। बॉटल के मैनी एट्रीब्यूट है। बॉटल का क्या एट्रीब्यूट है कि हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, तो बॉटल का एट्रीब्यूट हो गया। एक बॉटल एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने। यहाँ पर कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके कुछ एक एट्रीब्यूट्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने समझाने के पर्पज से आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन अब हम इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है, क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सी चीज़ें हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें, तो आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। पहले कि मैं आपको आगे का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझाऊं, पहले इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थोड़े से एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है और हम इस पर आए क्यों। अच्छा, एडवांटेज के पहले एक और चीज़, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अभी तक हम फॉलो कर रहे थे इन सी, और सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी ऑब्वियसली, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा स्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन अभी हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो ठीक है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम प्रोसीजर से क्यों हटे, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम स्टिक क्यों नहीं रहे अभी तक। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये था, मैसी, बहुत मैसी हो रहा था कोड। कोड एक दूसरे पर डिपेंडेंट था, ईच लाइन पर ए डिपेंडेंट है, और इतना ज़्यादा बड़ा कोड हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी मैसी, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बार लिखी जा रही है, क्योंकि उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा कोड एक ही जगह पर लिखा होगा तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये रीज़न है
मतलब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो ना करने का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है और रिडंडेंसी को कम कर देता है, स्केलेबिलिटी को भी बढ़ाता है, मतलब न्यू फीचर्स को ऐड करके हम उसको ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं। थर्ड थिंग जो है वो उसमें मॉड्यूलरिटी मतलब कोड इज़ डिवाइडेड इनटू क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो कि इसको बहुत ज़्यादा इजी बना देता है मेंटेन करने में, इसको डिबग करने में। तो इट इज़ वन अनदर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन हमारे पास में इसके कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि एनकैप्सुलेशन, जिससे हम इंपॉर्टेंट डेटा को हाइड कर सकते हैं और जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं बस उनको शो कर सकते हैं, तो ये डेटा हाइडिंग में हेल्प करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। इनहेरिटेंस का आता है, कोड को इनहेरिट कर सकते हैं दूसरे क्लास से, तो उससे भी अगेन रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। और ऐसे काफ़ी सारी एडवांटेज हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसको सीखने के बाद आप लोगों को और समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा ईजी है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। देखिए, एक बार सीख जाओगे तो फिर कभी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको ज़्यादा करने में, बस एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। ओके, सो स्टे ट्यून विथ मी, अपन पूरे वीडियोज़ में पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे। ओके, तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, समझ लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मोटे मोटे तरीके से हमें इतना समझ में आ गया है। लेकिन अब हम इसको समझेंगे कोड की हेल्प से, और उसको पाइथन में उसको प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं और उसके और एग्जाम्पल्स को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसका हमारे लिए ब्लूप्रिंट, मतलब कि हमें उसके क्लास को समझना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, आपके पास में एक कार है। उस कार को बनाने से पहले आपने डायरेक्ट तो कार कोई भी बना नहीं देगा ना, कभी भी किसी भी उसमें कुछ भी प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी चीज़ होती है तो पहले उसका एक रफ वर्क रेडी किया जाता है। रफ वर्क मतलब कि हम उसके पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। यदि हमें कार बनानी है तो कार की डिज़ाइन पहले होगी, उसका रफली स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि वो कैसी दिखनी चाहिए, उसका रफली बनाया जाएगा, फेयरली बनाया जाएगा, और उसके बाद में हम उसको मतलब उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के बाद में वो कार रेडी होगी कि हाँ, उसको कार को इस तरीके से डिज़ाइन करना है। और कार हम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन ये जो कार का जो मैंने सिनारियो बोला कि हमें उसके लिए कुछ डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी और चीज़ों को रेडी करना पड़ेगा, तो इट्स लाइक बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। उस कार को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करना पड़ेगा, एक पाथवे रेडी करना पड़ेगा कि क्लास इस तरीके, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास का मतलब ये है कि उसका ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्रिएट करना। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि पहले क्लास होती है और उसमें के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, हम वो भी समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन से समझते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अ क्लास इन पाइथन इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास क्या करता है, क्लास हमें अलाउ करता है उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी मेथड्स, किसके एट्रीब्यूट्स और किसके मेथड, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को क्रिएट करने में हमारे लिए हेल्प करता है क्लास। ठीक है, डिफाइन करने में हमारे लिए क्लास हेल्प करता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि एक कुकी कटर है। एक कुकी कटर की हेल्प से हम मल्टीपल कुकीज को क्रिएट कर सकते हैं। कुकी कटर एज अ टूल है हमारे पास में। यहाँ पे एक टूल की हेल्प से हम सेम टू सेम कितने सारे कुकीज को बना सकते हैं। तो बहुत सारे जो कुकीज हैं वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने ये पेन बोला, पेन को बनाने के लिए कहीं तो उसके मशीन वगैरह का यूज किया हो गया होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उस मशीन से सिर्फ एक ही पेन बना होगा, कितने सारे पेन बने होंगे, है ना। तो वो जो मशीन है वो क्या है, यहाँ पर एक क्लास है। उस क्लास की हेल्प से हम मल्टीपल किसको बना सकते हैं, मल्टीपल कार को, मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझ में आ गया थ्योरेटिकली क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। यदि नहीं क्लियर है तो वीडियो को वापस से जाके देख लो एक बार, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हम इसको और अच्छे से भी समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ कोड। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर एक एग्जांपल है। किस चीज़ का एग्जांपल है, एक डॉग क्लास बनाई हुई है। डॉग क्लास के कुछ एट्रीब्यूट हैं। अब मैंने जैसे कि वर्ड यूज़ किया एट्रीब्यूट,
तो अब एट्रीब्यूट मैंने पहले ही बता दिया है कि एट्रीब्यूट किसी भी चीज़ के कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वो उसकी एट्रीब्यूट कहलाती है। जैसे कि एक पेन है, इसकी प्रॉपर्टी है कुछ कि इसे हम लिख सकते हैं, इसका शेप इस तरीके का है, इसकी हाइट विड्थ बतानी है, क्या इसकी थिकनेस है, तो ये इसकी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो गए। सेम यहाँ पे जैसे कि डॉग का एग्जाम्पल दिया है, तो डॉग के एग्जाम्पल में उसकी एट्रीब्यूट हो गए, उसकी स्पीसीज क्या है, वो किस स्पीसीज का है, और उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उसके बाद में उसकी मल्टीपल मेथड्स हो सकती हैं, जैसे कि हमने पाइथन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फंक्शंस कैसे हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम मेथड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट फंक्शन। तो क्या होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं उसके लिए हम मेथड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे डॉग का क्या हो सकता है, डॉग का बिहेवियर हो सकता है, डॉग का क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे साउंड निकालता है, या फिर उसका कलर क्या है, तो उसकी वो मेथड हो सकती है। ठीक है, तो हम उसके एट्रीब्यूट और मेथड को उस क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब एक ही स्पीसीज के और एक ही टाइप की मेथड के मल्टीपल डॉग हो सकते हैं, राइट। तो हमने एक क्लास को क्रिएट कर लिया और मल्टीपल ऑब्जेक्ट को बना लिया, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी हमने उसको नाम दे दिया कि डॉग 1, डॉग 2, डॉग 3, या फिर किसी ने अपने डॉग का नाम रख रखा है तो उसका डॉग का नाम उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। और उसके बाद में जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी उसके मेथड्स हैं, जो कि हम अपने एक क्लास के अंदर रख रखे हैं, उसको हम मल्टीपल टाइम्स उसका हम यूज कर सकते हैं। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। हम कोड को रीयूजेबल बना रहे हैं, हम कोड को रीयूज कर रहे हैं बार बार, सेम ही कोड को। तो वही चीज है जो हमारे लिए आसान बना रही है प्रोग्रामिंग को, हमारे लाइन ऑफ कोड को कम कर रही है, रिडंडेंसी को कम कर रही है। दीज आर दी बेनिफिट्स, दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ ओप्स। ठीक है, चलो अब हम क्लास बनाना, मतलब क्लास समझ में आ गई। क्लास यहाँ पे हमने क्या बनाया ये मैंने एग्जांपल देकर बताया है, लेकिन चलो हम देखते हैं कि क्लास को कैसे करते हैं पाइथन में। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास एक ऑलरेडी बिल्ट इन कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम क्लास को क्रिएट करते हैं। तो हमने क्लास लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया रखा है, क्लास कीवर्ड है, क्लास लिखा हमने। उसके बाद में डॉग, डॉग जो हमारी क्लास है, जो भी हमारा क्लास का नेम होगा वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो अपनी क्लास को, जिस भी नेम से तुम बनाना चाहते हो। और अगेन क्लास को नाम को तुम्हें कैसे डिसाइड करना है, जैसे कि मैंने वेरिएबल का सिखाया था कि जब भी तुम एक वेरिएबल बनाते हो तो तुम ऐसा वेरिएबल का नाम रखो जो उस कोड को जस्टिफाई करे, बाद में तुम्हें रीडेबल बनाए उस कोड को। तो जैसे कि मैंने यदि A1 नाम दे दिया होता तो कभी भी मैं उसको ये नहीं समझ पाती कि मैंने डॉग क्लास के लिए बनाया है, अनटिल और अनलेस वो किसी एक चीज फिक्स डायरेक्टरी में रखा हुआ है कि ये डॉग के लिए रखा है मैंने। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्लास कैसे बनाते हैं, उसको कैसे उसका नेम को डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट हम उस क्लास के अंदर जाते हैं, तो क्लास के एट्रीब्यूट को कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट किया गया है स्पीसीज, तो स्पीसीज इज इक्वल टू उसकी जो भी स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पर लैब्रा है तो उसको लिख दिया है, लैब्रा एक स्ट्रिंग है यहाँ पर। और उसके बाद में उसका नेचर क्या है, नेचर उसका लॉयल्टी है, तो उसको हमने मेंशन कर दिया। तो ये दो एट्रीब्यूट लिखे हैं, ये दोनों एट्रीब्यूट यहाँ पर अभी पब्लिक है। अभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है वो मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे भी बाय डिफॉल्ट पाइथन में हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक एट्रीब्यूट और हर एक वेरिएबल पब्लिक ही होता है। यदि हम उसके आगे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं दैट मीन्स ये पब्लिक है, समझ लो इतना। अब उसके बाद में आता है उसकी मेथड, जैसे कि यहाँ पे एक बार्क मेथड बना रखी है। बार्क मेथड कैसे बनाते हैं, सेम जैसे कि डेफ कीवर्ड का यूज़ किया, डेफ लिखने के बाद में उसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि तो डेफ यूज़ किया, बार्क लिखा जो भी फंक्शन था, और उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर को पास किया और वूफ लिख दिया, उसको मैं रिटर्न करवाया वूफ। अब ये सेल्फ पैरामीटर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये चीज अभी ये टर्म्स भी मैं यूज कर रही हूँ। अभी बस इतना देख लो कि क्लास कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इतना समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में मैं ये चीज अभी सेल्फ पैरामीटर बहुत अच्छे से थोड़ी ही देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, अब ये क्लास बनाने का हो गया कि क्लास को कैसे बनाते हैं। उसका क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में क्लास का नेम लिखते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कॉलन के अंदर आते हैं, तो क्लास का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। उसके बाद में हमें क्लास, यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है बाय यदि हेल्प ऑफ दिस क्लास, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक इंस्टेंस है क्लास का।
ठीक है। तो हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम लिखो, ओबीजे भी लिख सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने माई डॉग करके एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैंने माई डॉग लिखा है यहाँ पर। और फिर माई डॉग के बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ, और उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, डॉग जो क्लास है तुम्हारी, क्लास का नेम लिखो और पैरेंथेसिस लगा दो। रिमेंबर, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और क्लास का नेम वही हो जो तुम्हारी क्लास का नेम तुमने पहले रखा हुआ है, नहीं तो वो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को तुम क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। और ऑब्जेक्ट की हेल्प से तुम क्लास के अंदर में जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं या फिर मेथड है, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो भी तुम्हारा एट्रीब्यूट है उसको लिख दो, तो वो तुम्हारा सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको तुम डायरेक्ट प्रिंट मेथड की हेल्प से उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है माई डॉग डॉट स्पीसीज, तो स्पीसीज में क्या था, लैब्रा था, तो लैब्रा आउटपुट में आ जाना चाहिए। उसके बाद में माई डॉग डॉट बार्क लिखा, तो बार्क में क्या था, वूफ था, तो वूफ आ गया। उसके बाद में माई डॉग डॉट नेचर था, तो नेचर आ गया उसका लॉयल्टी। एंड माई डॉग डॉट कलर था, जो कि यहाँ पे कलर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर कलर आ गया ब्लैक। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था और ये इतना क्लियर हो गया होगा, मुझे इतना लग रहा है। चलो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट होते क्या है। जैसे कि मैंने अभी बता भी दिया है कि जो किसी भी चीज़ की जो भी एट्रीब्यूट्स होती हैं उसको हम क्लास मतलब बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें तो स्पीसीज इज़ अ क्लास, मतलब इस क्लास के अंदर, डॉग क्लास के अंदर जो स्पीसीज है वो उसका क्या है, एक एट्रीब्यूट है। दिस इज शेयर्ड बाय ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, मतलब जितने भी इंस्टेंस होंगे क्लास के, जैसे कि जितने भी ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट करोगे उन सब में ये जो क्लास का एट्रीब्यूट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सेम फॉर द मेथड, दो मेथड मैंने बना रखे हैं, कलर एंड बाग, उनको भी तुम इसी वे में यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को हमने जैसे कि ऑलरेडी अभी समझ लिया, जैसे कि यहाँ पे इस वाली क्लास के लिए तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे माई डॉग किया है, डॉग वन डॉग टू करके भी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं। सिंपली क्लास का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस लगा देना है। फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से तुम उस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें उन सबको एक्सेस कर सकते हो, एज ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब इसके बाद में आती है स्पेसिफायर्स की बारी। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब उस क्लास के अंदर से जो भी चीज़ें रखी हुई, जो भी एट्रीब्यूट्स और मेथड का हमने यूज़ किया है, हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि हमारे पास में सपोज करो नहीं चलो ठीक है, नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे पास में दो फीचर्स रहते हैं, दो शायद तीन भी। जैसे कि आप लोगों को सपोज अपनी स्टोरी को पब्लिक करना है या फिर आपके अकाउंट को पब्लिक करना है। पब्लिक करने का मतलब हो गया कि ऑल दी यूजर्स जो भी इंस्टाग्राम पर हैं, अनटिल और अनलेस दे आर नॉट ब्लॉक्ड, आप उनको आपका जो आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वो सबको शो हो रही होगी। ठीक है, लेकिन प्राइवेट करने का मतलब क्या हो जाता है कि प्राइवेट करने पर वो आपको ये शो तो हो रही होगी, लेकिन वो आपका डेटा, जो आपकी रील्स हैं, पोस्ट हैं, वो किसी को शो नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो गया दो तरीके की हमारे पास में डेटा समझ में आया कि हम उसने पब्लिक कर रखा है, प्राइवेट कर रखा है, या फिर प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी आपने पर्टिकुलर लोगों को फिक्स कर दिया कि इन्हीं लोगों को वो चीज़ दिखनी चाहिए। जैसे कि आपने अपने क्लोज फ्रेंड्स में स्टोरी को मेंशन किया, तो आपने फिक्स कर दिया कि इतने ही ऑडियंस को मेरी स्टोरी दिखनी चाहिए। तो आपने अपना डेटा ना प्राइवेट नहीं रखा है, आपने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया कि इतने लोगों को, फिक्स लोगों को दिखना चाहिए। प्राइवेट का मतलब हो सकता है कि सिर्फ मुझ तक सीमित रहे, या फिर मेरी ऑडियंस तक जो मेरे लिए फॉलो करते हैं, या फिर मैं जिनके लिए फॉलो करती हूँ उनके लिए वो चीज़ें देखें। चलो ठीक है, इसको इसकी हेल्प से समझते हैं कि हम उसमें कैसे इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर में पाइथन में तीन है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक मतलब कि क्लास के बाहर भी हम उस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं बाय इट्स नेम। और जैसे कि यहाँ पे स्पीसीज लिखा है, मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक होते हैं, तो हम इसको क्लास के बाहर, जैसे कि माई डॉग डॉट स्पीसीज कर रहे हैं, मतलब कि इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, तो वी आर एबल टू एक्सेस, उसके अंदर लाइब्रेरी लिखा हुआ है, वो हमने उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन सपोज ये प्रोटेक्टेड या प्राइवेट होता तो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर पाते, स्पेशली जब प्राइवेट होता है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट कैसे बनता है, कोई भी मतलब एट्रीब्यूट या फिर मेथड प्राइवेट कैसे बनती है। तो प्राइवेट बनाने के लिए सपोज पब्लिक है तो कुछ भी नहीं लगाना उसके आगे, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही रहता है। प्राइवेट है तो उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा दो, डबल अंडरस्कोर लगाने से आपकी जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट बन जाएगी। और प्रोटेक्टेड के लिए सिंगल अंडरस्कोर लगा दो, सिंगल अंडरस्कोर लगाने से वो आपकी जो है वो प्रोटेक्टेड बनेगी। प्राइवेट करने का तो मतलब समझ में आएगा कि सिर्फ इस क्लास के अंदर हम उस एट्रीब्यूट को
यूज कर पाएंगे। जैसे कि सैलरी एट्रीब्यूट है जो कि यहाँ पर प्रोटेक्ट प्राइवेट है, तो हम उस प्राइवेट एट्रीब्यूट को सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। यदि हमने क्लास के बाहर बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करने की कोशिश करी तो हमारे पास में एक एरर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट नॉट फाउंड एक्चुअली, मतलब हमें एट्रीब्यूट नहीं मिल पा रहा है जो आप किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि क्लास के बाहर तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको कोई नहीं जानता क्लास के बाहर, सिर्फ उसको क्लास के अंदर जानते हैं, इसलिए उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने उसको प्राइवेट कर दिया, मतलब हमने डेटा को अपने तक सीमित रख लिया ऐसा। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम उसको जो हमारी सब क्लासेस होती हैं, जैसे एक क्लास होती है, दूसरी क्लास बना दी, ऐसे मल्टीपल क्लासेस बना दिए, उस दूसरी क्लास में हमने उस मेन क्लास को, जो क्लास थी, हमने उसको एक्सेस कर लिया। अब ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड। तो अभी मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी तो प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो सब क्लासेस होती हैं। बट इतना समझ लो कि कोई भी सब क्लास है जो उसको एक्सेस कर पा रही है, बस उसके अंदर प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट का हम यूज कर सकते हैं, हम बाहर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, समझते हैं इसको आगे, इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर ना कंस्ट्रक्टर का यूज हो रहा है। एक कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एक मेथड होती है जो उसको इनिशियलाइज करती है उस क्लास के लिए। तो उस क्लास के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट को हम एक्सेस कर रहे हैं तो पहले वो उसके थ्रू होकर जाता है और ऑब्जेक्ट में हमें उसका आंसर मिलता है। ठीक है, तो उसको बनाते कैसे है कंस्ट्रक्टर को, वो यहाँ पर अपन समझते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को और डिटेल में समझेंगे। तो देखो, जब भी हमें कंस्ट्रक्टर इनिट मेथड के थ्रू बनता है। इनिट मेथड को तुम इनिशियलाइज करोगे जैसे, तो यदि तुम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाओगे और क्लास बनाओगे, डायरेक्ट उसका मेथड बनाओगे, एट्रीब्यूट्स बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो भी आपका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से। यहाँ पर कुछ भी इनिट मेथड कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिंपल क्या है, उसकी एट्रीब्यूट है और मेथड्स है, सिर्फ हमें इतना दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब जब भी मैंने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाने के तुरंत बाद इसमें जब हम इस क्लास के अंदर गए तो क्लास के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देख लो आप, मैं लिख रही हूँ बाय डिफॉल्ट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। अभी कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब ये है कि जो मेथड है वो इनिशियलाइज हो गई है। अब उस इनिशियलाइज में अपन लोगों को शो नहीं हो रहा है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जब भी मैं यदि उस कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्ट चेंज करने जाऊंगी, या फिर डायरेक्ट मैं अपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे हो रहा है उसके अंदर चेंजेस करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। तो वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देखो, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं, एक्चुअली इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज किया, एक मेथड ही है ये। इनिशियलाइज करने के लिए इनिट मेथड है कंस्ट्रक्टर के लिए, तो उसको लिखते हैं, दोनों साइड उसके डबल अंडरस्कोर लगता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं स्पेस दे के बताती हूँ कैसे दिखता है। देखो, ये डबल अंडरस्कोर्स लगे हुए हैं, और डबल अंडरस्कोर लगने के बाद में जब हम इनिट मेथड के अंदर जाते हैं तो एक सेल्फ पैरामीटर होता है, मतलब उसके बाद में जो उसके पैरामीटर होते हैं वो होते हैं। लेकिन फर्स्ट जो पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज आ पैरामीटर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कॉल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे माई कार करके इस कार क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस कार के अंदर मैं अभी आप हल्का सा अवॉइड कर दें इसके लिए कि आप उसको क्या डाल रहे हैं, उसकी ब्रांड और उसका मॉडल के लिए बस इतना ध्यान रखते हैं कि अभी उसके अंदर सपोज कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल्फ पैरामीटर है। तो उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं पहले, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेथड्स ना हो। एक था तो एग्जांपल बीच में, देखो इसमें देखो ये वाला बार्क मेथड के अंदर मैंने सेल्फ पैरामीटर लिख रखा है। तो जब भी मेरे को इस वाली मेथड को एक्सेस करना है, इस वाली मेथड के अंदर के डेटा को, तो मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। विदाउट कॉलिंग माई ऑब्जेक्ट आई वोंट बी एबल टू एक्सेस द डेटा इनसाइड दैट क्लास।
ठीक है। तो अब मैं गई माई डॉग डॉट बार्क करके, माई डॉग क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉग डॉट बार्क करके मैं इस वाले मेथड के अंदर जाना है मुझे। तो क्या होगा, सेल्फ पैरामीटर से क्या होगा, सेल्फ पैरामीटर से ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, माई डॉग यहाँ पर कॉल हो गया। माई डॉग के अंदर क्या रिटर्न हो जाएगा, वूफ रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। ये करता है सेल्फ पैरामीटर वर्क। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सपोज क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। यदि हमारे पास में मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो हम उसको कैसे काम कर रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास कार बनाई है, कार क्लास के अंदर इनिट मेथड का यूज़ किया है, मतलब कि कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है हमने। नहीं भी करते तो भी अपने आप कॉल होता वो। चलो हम यहाँ पे उसकी अंदर से तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ पैरामीटर बन गया, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेथड के लिए हमें सेल्फ पैरामीटर बनाना पड़ेगा। विदाउट उसके हमारे पास में एक एरर आ जाएगा। वो कौन सा एरर होगा आप लोग देख लो और कमेंट कर दो एरर को। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास में हम इसमें दो पैरामीटर ले रहे हैं, ब्रांड एंड मॉडल करके। ब्रांड एंड मॉडल करके हम, क्योंकि हम ब्रांड और मॉडल को बार बार चेंज करना चाहते हैं, हम वो फिक्स नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसके लिए पैरामीटर ले रहे हैं, जैसे कि हमने फंक्शंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हमने ब्रांड और मॉडल करके दो पैरामीटर लिए हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड लिखा है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट। इंस्टेंस एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, लेट्स सी। ब्रांड यहाँ पर जो है वो एक एट्रीब्यूट है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी इसके अंदर पैरामीटर के अंदर जो भी ब्रांड आएगा, जब हम फंक्शन का जब हम उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और हम हमारी इसको कॉल करेंगे क्लास को, तब उस टाइम पर एक हमारे पास में एट्रीब्यूट आएगा। वो एट्रीब्यूट इस पैरामीटर के अंदर आएगा, उस पैरामीटर को इस ब्रांड इंस्टेंस के अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर हम स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो ब्रांड है, ये वाला ब्रांड जो है वो एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। हम इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी सेव कर सकते थे। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया ब्रांड नेम दे दिया मैंने इसको, और इसको दे दिया मैंने मॉडल नेम। तो ये भी पॉसिबल है, अपन इसको डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस यदि आपको इसको सेम नेम रखो तो। ठीक है। और ऐसे ही सेल्फ पैरामीटर, इसकी मैं दो बातें आप लोगों को अभी जस्ट क्लियर करूंगी। सबसे पहले ये देखो कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये जो सेल्फ है, सेल्फ मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे एक जगह बना रहे हैं, खाली जगह। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस सेल्फ के अंदर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट हमारा माई कार है, माई कार यहाँ पर आया, माई कार अब डॉट ब्रांड नेम किया और इज इक्वल टू ब्रांड। ब्रांड क्या है यहाँ पर, जो भी ब्रांड आया, जैसे कि यहाँ पर टेस्ला है, तो टेस्ला किसके अंदर असाइन हो गया, ब्रांड नेम के अंदर। ब्रांड नेम के अंदर भी कहाँ पर असाइन हुआ, माय कार के अंदर। माय कार क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो माय कार डॉट ब्रांड नेम डॉट इज इक्वल टू ब्रांड। ब्रांड क्या है हमारा, टेस्ला। तो टेस्ला किसके अंदर आ गया, ब्रांड नेम के अंदर आ गया। ब्रांड नेम को हमने किधर पे पहुंचा दिया, माय कार के अंदर। माय कार के अंदर हम उसको अब जैसे भी उसको प्रिंट करवाना चाहें हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पर। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं बात बताने वाली थी कि सेल्फ ही क्यों, तो देखो सेल्फ जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ पैरामीटर ही रखो। आपको एक डिफॉल्ट पैरामीटर स्टार्टिंग में सेट करना पड़ता है मेथड के अंदर। तो वो आप किसी भी नेम से रख सकते हो, ABC 1 2 3 XYZ। जैसे कि इस वाले फर्स्ट एग्जांपल में ऐसा था भी कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में सेल्फ था, सेकंड में ABC था। आप कुछ भी रख सकते हो, कोड फिर भी चलेगा, जैसे कि ये चला भी। ठीक है। तो कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप एक ही चीज को फिक्स करके रखो कि सेल्फ ही होता है। बट बात क्यों है, हम बार बार सेल्फ को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब हमारा कोड सामने दूसरे पर्सन को भी रीडेबल हो इजीली, तो हमने एक सेल्फ को फिक्स कर दिया कि सेल्फ पैरामीटर एक ऐसी चीज है, उसको फिक्स कर दिया कि हाँ इसके लिए इजी रीडेबल बन जाएगा कोड, तो हमने सेल्फ लिख दिया। और सेम यहाँ पर क्या था कि जो ब्रांड है, ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड किया था, तो हमने क्या किया, ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड करने का भी रीजन यही था कि कोड इजी रहे। अपन सेम ही नेम रख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो सेम रख दो। यदि कुछ एरर आ रही होती तो अपन अलग अलग रखते, अलग अलग रीडिंग पर्पज से। ठीक है। पर ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड क्या है, एक ये यूनिवर्सल टाइप का बना दिया है कि जब भी कोई और कोडिंग इसको पढ़ेगा तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस यदि आप उसको सेम रखते हैं तो। ठीक है। अब इसके बाद में आता है सेल्फ डॉट ब्रांड करके ब्रांड कर दिया, सेल्फ डॉट मॉडल करके मॉडल कर दिया। अब इसके बाद में शो डिटेल करके एक हमने मेथड बनाई है, उस शो डिटेल के अंदर भी हमने एक पैरामीटर पास किया है, सेल्फ पैरामीटर। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर, जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद में क्या हुआ, सेल्फ डॉट ब्रांड एंड सेल्फ डॉट मॉडल हमने इस मेथड के अंदर डाल दिए हैं।
और हम उसको किसकी हेल्प से, अब शो डिटेल्स की हेल्प से हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो देखो कार टेस्ला मॉडल एक्स, ये दो चीजें जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। आई थिंक कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको पढ़ भी देते हैं कि क्या लिखा है। द कंस्ट्रक्टर इन पाइथन इज डिफाइंड बाय द इनिट मेथड। ओके, ये तो हमने समझ लिया है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। यदि हमने क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। द कंस्ट्रक्टर allows you to initialize the object attribute when the object is created। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है मतलब इनिशियलाइज कराने में अलाउ करता है एट्रीब्यूट के लिए और उसके मेथड ऑब्जेक्ट के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया है। और जैसे कि मैंने एक्सेस स्पेसिफायर वाले एग्जांपल में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाली थी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हम इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर भी गए। इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर गए तो हमने नेम और सैलरी दो बनाए। एम्प्लॉय करके क्लास बनाई है, उसके अंदर नेम और सैलरी हम उस एम्प्लॉय की बताना चाहते हैं। तो सेल्फ डॉट नेम कर दिया इज इक्वल टू नेम, ये तो नॉर्मल पब्लिक एट्रीब्यूट है। अब हमें इसके जो सैलरी है या फिर इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अभी यहाँ पर हमने पैरामीटर में नहीं दिया है। डिपार्टमेंट हम बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते थे तो हमने पैरामीटर में उसको एट्रीब्यूट वगैरह में उसकी हेल्प से कुछ लेने की कोशिश नहीं की। हम उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट है, हमें आईटी फिक्स करना है उसका। अब हम इसको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। प्रोटेक्टेड रखने के पीछे का ये हो गया कि हम बस उसको वहीं यूज करना चाहते हैं जो उसकी सब क्लासेस हैं, सिर्फ वहीं यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड बनाने के लिए अंडरस्कोर लगाना पड़ता है और प्राइवेट लगाने के लिए इसकी सैलरी को हम प्राइवेट करना चाहते हैं। बस उस एम्प्लॉय को उसकी सैलरी दिखनी चाहिए, पूरे में डिंडोरा नहीं पीटना है उसका। तो हमने क्या किया है कि डबल अंडरस्कोर लगा के उसको प्राइवेट बना दिया है। तो ये हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट रेडी हो गया है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन अब हम प्राइवेट एट्रीब्यूट को सपोज उस पर्सन के लिए पर्टिकुलरली शो करना चाहते हैं तो हमने शो सैलरी करके एक मेथड बना दिया है और उसके अंदर हमने अंडरस्कोर सैलरी करके उसको डाल दिया है सेल्फ डॉट सैलरी। तो यदि आपको वैसे मतलब यदि इसको डायरेक्ट आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है दिस विल कॉज एन एट्रीब्यूट एरर। इस कोड को आप एक बार रन कर लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोड रन करने पे वो एरर आएगा। बाकी पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का फंडा आई थिंक क्लियर हो गया होगा और प्रोटेक्टेड का फंडा आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा इन दी फर्दर डिटेल लाइक इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशंस में आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक का बहुत सारा मिड वे पर आ गए हैं हम ऊप्स के, और कैसा लग रहा है इतना पढ़ के? आई थिंक अच्छा लग रहा होगा। रुक रुक के पढ़ना, इतना पढ़ने के बाद में एक छोटा सा ब्रेक ले लो एंड देन स्टार्ट अगेन। चलो एनकैप्सुलेशन देखते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि एक ही एनकैप्सुलेट करना मतलब ये क्या, जैसे कि एकदम बेसिक सी एग्जाम्पल से समझते हैं। एनकैप्सुलेट करने का मतलब ये है कि एक आपका सपोज एक कैप्सूल से वर्ड को लिया गया। एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर 2-3 टाइप के ड्रग भरे रहते हैं। दो तो हमें एकदम क्लियरली विजिबल रहता है, एक उसकी 2 कैप में वो ऐसे रहते हैं। ऊपर वाले कैप में हमें दूसरा कलर दिख रहा होता है, नीचे वाले कैप में दूसरा कलर दिख रहा होता है। 2 अलग अलग टाइप के ड्रग्स के लिए एक ही कैप्सूल के अंदर एनकैप्सुलेट किया गया है। समझ में आया? एकदम नॉर्मल सी चीज है। एक ही कैप्सूल के अंदर 2 अलग अलग ड्रग्स को एनकैप्सुलेट किया हुआ है, इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। मतलब 2 अलग अलग चीजों को एक ही जगह पे रखा गया है। बट हाँ, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। तो एनकैप्सुलेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एन ऑब्जेक्ट डेटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मतलब कि इसका यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हम लोग ना एक ही क्लास के अंदर 2 या फिर 3 अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स के लिए रख रहे हैं, जिससे हमारा कुछ डेटा हाइड रहे और कुछ डेटा शो हो। यहाँ पर एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो डेटा हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको रख रहे हैं। जैसे कि हम कुछ डेटा को पब्लिक रखना चाहते हैं, कुछ डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उस तरीके से उसको एनकैप्सुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास में अकाउंट का। किसी का अकाउंट है, उसका हम अकाउंट डिटेल जो है, अकाउंट होल्डर का नेम है, सपोज हम उसको वो पब्लिक रख सकते हैं कि ठीक है एक ही अकाउंट होल्डर है। लेकिन वो अकाउंट होल्डर के पास में क्या बैलेंस है वो तो वो पब्लिक को शो नहीं करना चाहता ना।
वो चाहता है कि वो बस उस तक सीमित रहे, बस उसको पता रहे कि उसमें उसका कितना बैलेंस है, वो सबको नहीं बताना चाहता। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप यूपीआई पेमेंट कर रहे होते हैं तो आप लोगों का जो वो है डिटेल है, अकाउंट डिटेल है, जैसे कि आपका अकाउंट नेम जाता होगा आपका पेमेंट करने के बाद में, और इस पर्सन से इतना पेमेंट आया ये पता चलता होगा। बट उस अकाउंट मतलब उस जो भी शॉपकीपर है जिसके लिए भी आपने पे किया, उसको ये थोड़ी ना पता चला होगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है या फिर आपके अकाउंट हिस्ट्री क्या है। तो ये एक तरीके से डेटा को इनकेप्सुलेट कर रहे हैं, जितना डेटा हम दिखाना चाहते हैं वो उतना दिखा रहे हैं, जितना हम हाइड करना चाहते हैं वो उतना हम हाइड कर रहे हैं। इनकेप्सुलेशन के अंदर बेसिकली ये चीज़ है कि हम आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक ही चीज़ के अंदर मर्ज करके यूज़ कर रहे हो, वो इनकेप्सुलेशन। हाइडिंग इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट, बट बाय द हेल्प ऑफ एनकेप्सुलेशन आप इसको हाइड कर सकते हो, डेटा को हाइड कर सकते हो। मेन कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग इज द एब्स्ट्रैक्शन, वो मैं आपको अभी डिटेल में बाद में बताऊंगी। दिस इज दी देखो अब इसका आगे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस इज टिपिकली डन यूजिंग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या होता है। एनकेप्सुलेशन हेल्प्स कहाँ करता है, हेल्प में कंट्रोल हाउ द डेटा इज एक्सेस्ड और मॉडिफाइड। डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई करने में आपको हेल्प करता है एनकेप्सुलेशन। हाइड द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, आपको जो भी चीज़ हाइड करनी है उसको हाइड कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको शो करनी है वो शो कर रहे हो। इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। अकाउंट करके एक क्लास है, क्लास बनानी आ गई है हमें, ऑब्जेक्ट बनाना आ गया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना आ गया है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड आ गया है, तो एनकेप्सुलेशन भी आ ही गया। समझो कि कितनी चीज़ हमें दिखानी है, कितनी चीज़ हमें नहीं दिखानी है। चलो समझते हैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे से। तो अकाउंट करके एक क्लास बना दिए। अब अकाउंट करके क्लास बनाने के बाद में क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि हमें इसको एनकैप्सुलेट भी करना है। मतलब हमें आधे डेटा को पब्लिक बनाना है, आधे डेटा को प्राइवेट बनाना है। तो सेल्फ तो हमने इनिशियलाइज कर दिया ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद में अकाउंट होल्डर होता है और उसका बैलेंस होता है। तो अकाउंट होल्डर को हम पब्लिक रखना चाहते हैं और बैलेंस को हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। प्राइवेट रखने के लिए डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, तो हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिया। उसके बाद में गेट बैलेंस करके हमने एक मेथड बनाई जिसके अंदर जो भी बैलेंस है हमारा उसके लिए डाल दिया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने उसी चीज़ को प्राइवेट किया और यहीं पे आपने दूसरी चीज़ को पब्लिक कर दिया, तो उसका मतलब क्या निकला? मतलब पहले बैलेंस को प्राइवेट बनाया और फिर एक मेथड बना दी जिसकी वजह से आप बैलेंस देख सकते हो। तो यार हमारे लिए बैलेंस देखना, उस पर्टिकुलर पर्सन को यदि बैलेंस चेक करना है तो वो तो चेक कर पाए, उसके लिए कुछ तो हमें वे रेडी करना पड़ेगा ना। तो ये वो रास्ता है जिससे वो पर्टिकुलर पर्सन जिसका जो खुद अकाउंट होल्डर है, जो वो अपना बैलेंस चेक करना चाहता है, वो इस मेथड में आके उस बैलेंस को चेक कर पाएगा। और यहाँ पर जो उसकी आउटसाइड जो डिटेल्स हैं वो किसको, वो सबको दिख रही होंगी। वो कौन सी डिटेल है, वो उसका नेम है, मतलब कि उसका अकाउंट होल्डर का नेम है। चलो ठीक है। अब इसके बाद में मैंने एक और मेथड बनाई है जिसको बोल रहे हैं हम डिपॉजिट। मतलब कि वो सपोज कोई पर्सन कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है, तो अमाउंट जो है वो अपडेट होना चाहिए। जैसे ही डिपॉजिट हुआ तो अमाउंट के अंदर वो जो डिपॉजिट अमाउंट है वो ऐड हो जाना चाहिए और अमाउंट अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेथड वो बनाया है कि जब भी बैलेंस जो है वो जिसमें भी मतलब यदि डिपॉजिट होता है कोई भी अमाउंट, तो वो अमाउंट जो है वो बैलेंस में अपडेट होके प्लस हो जाना चाहिए और हम उसको अपडेटेड अमाउंट को फिर एक्सेस करवा सकते हैं। तो आई थिंक ये तीनों मेथड जो है, मतलब ये दोनों मेथड और ये कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो पॉज करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, और यदि फिर भी डिफिकल्टी जाती है तो एक बार वापस जाके उसको देख लो वीडियो को। और कोई यदि एक्स्ट्रा उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, मैं उसको आंसर कर दूंगी। अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई अकाउंट के लिए। माई अकाउंट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और अकाउंट करके हमने हमारी जो क्लास है उसको लिखा। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, अकाउंट होल्डर और उसका बैलेंस है। अकाउंट होल्डर में उसका नेम आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो स्ट्रिंग टाइप के एट्रीब्यूट को, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, क्या होता है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे। आई एम थोड़ी कंफ्यूज पर्सन वर्ड्स के मामले में, तो मैं भूल जाती हूँ शब्दों को, पर मुझे पता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये उसका क्या बोल रही थी मैं, उसके पैरामीटर को डालेंगे दोनों को। यहाँ पे 1000 डाला, 10,000 नहीं, सॉरी 1000 ही डाला हुआ है बैलेंस को। ठीक है, अब उसके बाद में क्या
एक एक से चीज़ों को एक्सेस करेंगे। हम डायरेक्टली बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम गेट बैलेंस की हेल्प से करेंगे, और यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास में एक एरर आ जाएगा कि इसको क्या बोलेंगे कि एक एट्रीब्यूट एरर आ गया है। ठीक है, तो हम गेट बैलेंस की हेल्प से बैलेंस को एक्सेस करेंगे, और डिपॉजिट डिपॉजिट कितना किया है अमाउंट, उसके बाद में डिपॉजिट करने के बाद में हमारे अपडेटेड बैलेंस को भी हम गेट बैलेंस की हेल्प से चेक कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। जैसे कि यहाँ पे पहले 1000 था, 500 डिपॉजिट किया, तो अपडेट हो गया हमारा जो बैलेंस है वो कितना हो गया, 1500 हो गया, क्योंकि 1000 प्लस 500 1500 होता है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो एक बार फिर से जाके देख लो। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास में जैसे एक क्लास है, हमने दूसरी क्लास बनाई, अब दूसरी क्लास के अंदर हम उस वाली क्लास के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं इस डेटा को, ताकि हमें उस कोड को फिर से वापस ना लिखना पड़े, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको इस तरीके से बोला जाता है कि जब एक सब क्लास है, उसके अंदर एक जो पेरेंट क्लास है, मतलब जो एक मेन क्लास हमने बनाई, उस मेन क्लास के अंदर के डेटा को सब क्लास के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। चलो ठीक है, समझते हैं क्या होता है। तो इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि अभी मैंने बोला, विच सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे कि एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जैसे एक मैं चाइल्ड हूँ और मेरे पेरेंट्स है, तो मैं मेरे पेरेंट्स से उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकती हूँ, उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकती हूँ डायरेक्टली। तो वो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया उस चीज़ का। It specifies that the child object acquires all the properties and behavior of the parent object। ठीक है, parent object से child object जो है वो उसके attributes को, behavior को access कर सकता है। ठीक है, by using inheritance we can create a class which uses all the properties and behavior of another class। ओके, द न्यू क्लास इज नोन एज अ डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। जो हमारी मेन क्लास होती है उसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, बेस क्लास बोल सकते हैं, या फिर मेन क्लास भी बोल सकते हैं। और जो उसके बाद में हम डिराइव करेंगे जिसके अंदर, उसको डिराइव क्लास बोलते हैं। मतलब जैसे एक चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर हमने एक्सेस किया प्राइवेट क्लास से डेटा, तो हम उसको बोलते हैं डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास, आप कुछ भी बोल सकते हो, तीनों ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, द न्यू क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास, एंड द वन हुज प्रॉपर्टीज आर एक्वायर्ड इज नोन एज अ बेस क्लास और पेरेंट क्लास। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, इस मेन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस क्या हेल्प करता है, रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ एक टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस में मतलब यदि हमारे पास में एक चाइल्ड क्लास है, वो एक पेरेंट क्लास से डेटा को एक्सेस कर रही है, तो वो एक सिंगल चाइल्ड पेरेंट का एक सिंगल रिलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 5 टाइप के होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्किकल एंड हाइब्रिड। ठीक है, तो सिंगल तो हमें समझ में आ गया कि एक जो चाइल्ड क्लास है और एक जो पेरेंट क्लास है, उनके बीच के रिलेशन को हम बोल रहे हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास दूसरे क्लास के डेटा को सिर्फ एक्सेस कर रही है। फिर आता है मल्टीपल और मल्टी लेवल। पहले मल्टी लेवल देखते हैं। मल्टी लेवल का मतलब होता है कि आप ना एक चाइल्ड क्लास जो है वो जो बेस क्लास है उससे एक्सेस कर रही है, और जो बेस क्लास है वो एक और जो उसकी बेस क्लास होगी उससे एक्सेस कर रही है। तो उसकी जो बीच में जो एक जो क्लास है, इसको हम बेस क्लास नहीं बोले, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट क्लास। मतलब कि एक हमारे पास में बेस क्लास हो गई, रुको ऐसी पेन, मैं पेन खो देती हूँ बार बार। ओके, आई गॉट इट। अब हम इस थोड़ा सा बोर्ड पर देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर आ गई, जैसे कि तो देखो, तो ये जो नीचे वाली है, ये जो है, ये जो हमारी ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं चाइल्ड क्लास। और ये जो ऊपर वाली है, ये जो हमारी पेरेंट क्लास है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, हैंड राइटिंग पे मत जाओ, बहुत ही बुरी लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है इस पर। तो ये जो फर्स्ट वाली, ये जो हमारी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हम पेरेंट क्लास की जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं। और मल्टी लेवल में क्या हो रहा है कि हमारे ऐसे मल्टीपल लेवल चल सकते हैं। अब मल्टीपल लेवल्स में ऐसा नहीं है कि हम 3 ही बना सकते हैं, ऐसे मल्टीपल ऐसे बना सकते हैं। मतलब
एक क्लास दूसरी की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है, फिर दूसरी वाले उसके भी ऊपर वाली को एक्सेस कर रही है, उसके ऊपर वाली उसके ऊपर वाले को एक्सेस कर रही है। तो उसकी जो टॉप वाली होगी, जो टॉप मोस्ट होगी, उसको हम बोलेंगे हमेशा क्या, बेस क्लास। ये हमेशा हमारी बेस क्लास होगी। उसके बाद में जो सबसे नीचे वाली होगी वो हमेशा चाइल्ड क्लास होगी, और उसके बीच में जो होंगी वो क्या होंगी, काइंड ऑफ इंटरमीडिएट क्लास होंगी। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट क्लास, सब क्लास बोल दो इसको, सब क्लास 2 बोल दो, और ये जो है ये चाइल्ड क्लास है। ये सबसे ऊपर वाली जो है वो बेस क्लास है। अब क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड क्लास है इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उनको इनहेरिट करिए। ये वाली जो क्लास है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली जो क्लास है मतलब कि ये वाली, ये जो है वो इसके अंदर से प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है। ये वाली जो क्लास है वो इसके अंदर से प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है। ये वाली जो क्लास है वो इसके अंदर से प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्लास बी जो है वो क्लास ए से डेटा को इनहेरिट कर रही है, क्लास सी जो है वो बी से, बी जो है वो ए से। तो यहाँ पे ए जो है वो मेरी मेन क्लास होगी, बेस क्लास होगी, और जो क्लास सी वो चाइल्ड क्लास होगी, और ये जो बी है वो इंटरमीडिएट क्लास होगी। इसके बाद में आता है मल्टीपल। पहले मल्टीपल देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि दो दो जो है दो जो बेस क्लास होती है, दो अलग अलग बेस क्लासेस से एक चाइल्ड क्लास क्रिएट हो रही है। जैसे कि आपके अंदर आपके मम्मा की भी जो क्वालिटीज़ हैं और आपके पापा की भी क्वालिटीज़ हैं, तो इट्स लाइक अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आपके अंदर दो लोगों की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आप बिहेवियर में सपोज अपने पापा के जैसे हो, लेकिन आपकी जो वर्क हैबिट्स जो हैं वो आपकी मम्मा के जैसी। तो इट्स लाइक अ टू प्रॉपर्टी जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं अलग अलग। यदि आप सेम एक ही मतलब कि आप डायरेक्टली इनहेरिट कर रहे थे तो मैंने उसको सिंगल लेवल में लिख रखा था। और यदि मैं मल्टी लेवल के लिए एक एग्जांपल बताऊं तो वो क्या हो सकता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनसे आपके पेरेंट ने प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया, आपके जो पेरेंट हैं उनसे आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया, तो एक ये मल्टी लेवल बन गया। ठीक है, मल्टीपल भी हो गया है। अब आते हैं हायरार्किकल। हायरार्की ऐसी कि एक क्लास से दो क्लासेस बनी, दो से और अलग बनी, तो इस तरीके से एक हायरार्की बनते जा रही है। तो ये होती है हायरार्किकल। और यदि किसी भी इन दो क्लासेस का या तीन क्लासेस का या फिर सारी क्लासेस का जो मिक्सअप होता है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलो कोड में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। ठीक है, अब क्लास बी के अंदर हम क्लास ए की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कराना चाहते हैं, तो क्लास ए के अंदर जो भी एट्रीब्यूट और मेथड्स होंगी वो क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से नहीं, ये मैंने ऐसे ही बनाया था समझाने के पर्पज से। इस वाले एग्जाम्पल से देखो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास के अंदर एक स्पीक मेथड है, और इस स्पीक के अंदर लिखा हुआ है कि एनिमल मेक्स आ साउंड, मतलब हर एक एनिमल जो है वो एक साउंड करता है। ठीक है, तो एनिमल मेक्स अ साउंड ऐसा करके इस क्लास के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन फिर मैंने एक क्लास बनाई डॉग, उस डॉग के अंदर मैंने इस एनिमल को एक्सेस कर दिया। मतलब जो डॉग के अंदर है वो एनिमल की प्रॉपर्टी आ गई कि डॉग एक एनिमल है, एनिमल की प्रॉपर्टी है कि वो एक साउंड करता है, एनिमल मेक्स अ साउंड, ये चीज़ उसके अंदर आ गई। लेकिन डॉग की खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि डॉग भाव भाव करता है, या फिर डॉग कुछ भी करता है, उसका कलर क्या है, उसकी कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसकी स्पीसीज क्या है, नेचर क्या है। लेकिन डॉग के अंदर एनिमल एक्सेस जरूर हो गया है कि वो एनिमल्स जो है वो एनिमल मेक्स अ साउंड, ये जरूर उसके अंदर आ गया। ये वाली जो क्वालिटी है वो उसके अंदर है ही है, वो उसको नहीं बदल सकते। फिर एनिमल के मतलब डॉग के अंदर उसकी खुद की वो चीज़ें और एक्स्ट्रा हो सकती हैं। तो क्या हुआ कि डॉग क्लास में एनिमल क्लास को एक्सेस कर दिया। उसको एक्सेस कैसे करते हैं, इनहेरिट कैसे करते हैं। क्लास एनिमल बनाइए तो सिंपली क्लास बनाइए, क्लास डॉग बनाई दूसरी क्लास, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने उस क्लास के लिए लिख दिया जो हमारी बेस क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है। एक बार मैं इसका सिंटैक्स लिख देती हूँ कमेंट्स में। क्लास कीवर्ड यूज़ किया, फिर हमारी जो न्यू क्लास है मतलब कि जो चाइल्ड क्लास है उसका नेम आता है, कि बाद में पैरेंथेसिस के अंदर बेस क्लास आ जाती है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ये भी एक एग्जाम्पल है, आप लोग खुद से गो थ्रू कर लेना इसको, काफ़ी सिंपल सा फालतू सा एग्जाम्पल है। चलो ठीक है, सेम मल्टी लेवल के लिए आते हैं यदि हम, तो मल्टी लेवल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस बना दी। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप ऊपर वाला देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो एनिमल क्लास बनाई, एनिमल क्लास तो नॉर्मल बना ली, तो इसके लिए एक डॉग क्लास बनाई, डॉग क्लास के अंदर एनिमल क्लास के डेटा को इनहेरिट कर दिया, और एक बुल डॉग करके क्लास बनाई जिसके अंदर हमने सिर्फ डॉग को इनहेरिट किया है। तो एक तरीके से मल्टी लेवल बन गई। तो क्या होगा कि जो बुल डॉग है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, उसके अंदर डॉग की क्वालिटीज तो आएंगी ही आएंगी डॉग क्लास की, लेकिन साथ ही साथ एनिमल क्लास की क्वालिटीज भी आ जाएंगी। डॉग क्लास के अंदर क्या है, डॉग बार्क्स करके आ जाएगा, और एनिमल क्लास के अंदर क्या है, एनिमल मेक्स अ साउंड, ये वाली चीज आ जाएगी। तो जब आप बुल डॉग के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप तीनों डेटाज को एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि सबसे लास्ट में यहाँ पर नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुल डॉग के लिए ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मैंने और दो क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। मैं एक क्लास के साथ में तीनों को एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बुल डॉग के साथ में डॉग पर पहुंच सकती हूँ, और डॉग की हेल्प से मैं एनिमल तक पहुंच सकती हूँ डेटा के लिए, इनहेरिट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड मैं बहुत कम लिख रही हूँ, मेरा ज़्यादा काम हो रहा है, आप लोग ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे। तो बुलडॉग इज इक्वल टू बुलडॉग क्लास को कॉल किया, और बस हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब बुलडॉग डॉट स्पीक करोगे, स्पीक मेथड हमने कहाँ पे बनाई थी, एनिमल क्लास के अंदर। एनिमल क्लास के अंदर जाएगा, एनिमल के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, और क्या आ जाएगा, एनिमल मेक्स अ साउंड। आप बाघ के अंदर जाओगे, बाघ कहाँ पे मिली थी हमारे लिए, डॉग क्लास के अंदर। डॉग क्लास के अंदर क्या लिखा था, डॉग बार्क्स, वो रिटर्न हो जाएगा। फिर बुलडॉग के अंदर गए हम, बुलडॉग के अंदर हमारे पास में एक मेथड, हमने उसको कॉल किया, और बुलडॉग के अंदर जो भी लिखा था वो एक्सेस हो गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं मल्टीपल लेवल पर। मल्टीपल में क्या होता है कि दो बेस क्लास होती हैं और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो यहाँ पे हमने दो बेस क्लास बना दी, एक एनिमल और एक व्हीकल। अब एनिमल क्लास के अंदर हमने कुछ भी इनहेरिट नहीं किया है, सिंपल एक बेस क्लास है। व्हीकल क्लास के अंदर हमने कुछ भी एक्सेस नहीं किया है। यदि हम एक्सेस करना होता तो हम क्या करते, पैरेंथेसिस लगाते और उसके अंदर उस वाली बेस क्लास का नेम लिख देते, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हमारी बेस क्लासेस हैं। दोनों बेस क्लासेस के अंदर दो मेथड्स रखी हुई, स्पीक एंड मूव। स्पीक के अंदर लिखा है एनिमल मेक्स अ साउंड, और मूव के अंदर लिखा है व्हीकल मूव्स। ठीक है, व्हीकल मूव करती है, ये लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों क्लासेस की हेल्प से चाहते हैं एक ऐसी क्लास बनाना जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही हो। इसको बोलेंगे क्या, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। तो हमने एक रोबोटिक डॉग बनाया। रोबोटिक डॉग क्या करना चाहता है, वो साउंड भी करना चाहता है और वो मूव भी करना चाहता है। बोथ दी थिंग्स उसमें एक साथ चाहिए हमारे लिए। तो हमने क्या किया, एनिमल पैरेंथेसिस के अंदर ही हमें दो क्लासेस को एक्सेस करना है, तो एनिमल कॉमा व्हीकल, मतलब हम दो बेस क्लासेस को एक चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये मल्टीपल लेवल हो गया। और सेम यदि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे रोबोट डॉग का, तो रोबोट डॉग का हमने रोबोट अंडरस्कोर डॉग करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम तीनों मेथड्स को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में तीनों का एक्सेस हो गया है एक की हेल्प से। आती है बात हिरार्किकल पर। हिरार्किकल में क्या था कि एक के साथ में दो कनेक्टेड है, और फिर ऐसे मल्टीपल कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो एक एनिमल क्लास बनाई, फिर डॉग के अंदर एनिमल को डाल दिया, और कैट बनाई, कैट के अंदर भी एनिमल को डाल दिया। तो ये हिरार्किकल बन गए। पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी टू अंडरस्टूड है। हाइब्रिड क्लास के अंदर आप एक सिंगल लेवल बना दो और उसके साथ साथ मल्टी लेवल बना दो। हाइब्रिड का मैं एग्जाम्पल शो करती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखना, एक की सॉरी, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक ये हाइब्रिड के लिए, एक ये जो हमारी क्लास है। ठीक है, अब मैंने ये मैं पहले एक सिंगल लेवल बना रही हूँ। ये मेरा बन गया सिंगल लेवल। अब ये इतना सिंगल लेवल हमारे लिए पता है, पर इसके बाद में क्या किया हमने, उसको हायरार्किकल भी बना दिया। फिर हमने इसके बाद में क्या किया कि इस वाली को मल्टी लेवल भी बना दिया। तो ये बन गई ना हाइब्रिड। इसमें तीन टाइप की इनहेरिटेंस लग रही है, तीनों टाइप को यूज़ कर सकते हो, सबको मर्ज करके यूज़ कर सकते हो बहुत ईजी वे में। ठीक है, ये एक और नोटबुक है मेरे पास में जिसके थ्रू आप डिटेल में बस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। चलो अब समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने इनहेरिटेंस से सीखा। मतलब इनहेरिटेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी यूज़ क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और उसके बाद में ओवरराइडिंग। चाइल्ड क्लासेस कैन ओवरराइड मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास टू प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि सपोज हम
इनहेरिटेंस के थ्रू, जैसे कि मेरे पास में एक यहाँ पे एनिमल क्लास और डॉग क्लास, एनिमल के अंदर स्पीक मेथड बनी है, हमने सपोज डॉग के अंदर भी स्पीक मेथड बना दी, ठीक है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट कॉल किया स्पीक मेथड के साथ में, तो हमें डॉग का ऑब्जेक्ट मिलेगा। यदि हमने डॉग के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया और हमने स्पीक को किया, जबकि इनहेरिट कर चुका है डॉग वाला एनिमल के लिए भी, स्टिल वो उस वाले को करेगा। स्पीक जो कि डॉग के अंदर लिखा है वो उसको ओवरराइड कर जाएगा। बट आप यदि डायरेक्ट एनिमल क्लास के अंदर के उसको स्पीक मेथड को आप कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक मेथड होती है सुपर मेथड। सुपर मेथड के अंदर से मतलब हेल्प से आप डायरेक्ट जो है वो पेरेंट क्लास का डेटा जो वो एक्सेस कर सकते हो। चलो एक्सप्लेन करूंगी मैं इसको आगे बहुत इजीली। ओवरराइडिंग और सुपर मेथड का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो थोड़ा अच्छे से और हो जाएगा वो। लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। देखो ये है सुपर मेथड। ओह नो, आई डोंट वांट टू ऐड एनी पिक्चर। ओके, हमने सुपर मेथड को मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी डाल रखा है, एज वेल एज ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट भी डाल रखा है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अभी वो एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले अपन लोग देख लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, नाम से ही समझ में आता है कि मैनी फॉर्म्स, किसी भी चीज़ के मैनी फॉर्म्स। पॉली मतलब कि मैनी, मॉर्फिज्म्स मतलब कि फॉर्म्स, किसी भी चीज़ के मैनी फॉर्म्स, ठीक है। अब मैनी फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया कि एक चीज़ बहुत सारी रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल लेके बताऊं, तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग हर जगह अलग अलग रोल प्ले करती हूँ। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, मैं कहीं पर पढ़ती भी हूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी की डॉटर हूँ, किसी की सिस्टर हूँ, किसी की फ्रेंड हूँ, है ना। तो मैं हर जगह मल्टीपल रोल्स को प्ले कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो मेरे बिहेवियर को शो कर रहा है। मेरा हर जगह बिहेवियर अलग है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक अलग जोन में बैठी हूँ, मैं कहीं पर मस्ती मजाक कर रही हूँ, फ्रेंड्स के बीच में बैठी हूँ तो मैं एक अलग जोन में हूँ, मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, लेकिन पर्सन सेम ही है, बस बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो हो गया सिंपल सी भाषा में, लेकिन हम उसको पाइथन में कैसे समझेंगे। तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। जैसे कि मेनी शेप्स, मेनी फॉर्म्स उसको बोल सकते हैं। इट अलाउज मेथड इन डिफरेंट क्लासेस टू हैव द सेम नेम बट बिहेव डिफरेंटली, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास में दो अलग अलग क्लास थी, एक एनिमल क्लास थी, एक डॉग क्लास थी, दो अलग अलग क्लासेस में सेम मेथड है बट अलग अलग चीजें बता रहे हैं। यदि डॉग के अंदर स्पीक लिखा है तो हमने बोल दिया डॉग बार्क्स, और यदि एनिमल के अंदर स्पीक लिखा है तो एनिमल मेक साउंड्स। दो अलग अलग चीजें रिटर्न कर रहे हैं, अलग अलग बिहेवियर को बता रहे हैं। मेथड एज अ बिहेवियर ले लो आप यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर वो अलग अलग बिहेवियर को शो कर रहा है, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। नहीं आया समझ में तो एक बार और रिपीट कर लो जाके, ठीक है। अब इट अलाउज मेथड इन डिफरेंट क्लास टू हैव द सेम नेम बट बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स देम, ठीक है। कॉल ऑब्जेक्ट की कॉलिंग पर डिपेंड करेगा। दिस इज यूजफुल व्हेन अ सिंगल मेथड कैन वर्क विथ अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स और क्लासेस, ठीक है। चलो देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी दो टाइप की होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पर कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, रन टाइम पर कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, वो होता है। पहले सिंपल सा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में कंपाइल टाइम, रन टाइम, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, सुपर मेथड, अब सब कुछ देखेंगे, सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बर्ड करके एक क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर भी साउंड मेथड है और डॉग के अंदर भी साउंड मेथड है। जैसे कि हमें पता है कि बर्ड भी साउंड करती हैं लेकिन वो डिफरेंट साउंड करती हैं, और जो डॉग है वो भी साउंड करते हैं लेकिन वो डिफरेंट साउंड करते हैं। तो जैसे कि बर्ड के अंदर चिरपा आया, ठीक है, एंड डॉग के अंदर बार्क आया, दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन बिहेव मतलब मेथड की नीम एग्जैक्टली सेम है, पैरामीटर भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन क्या है, अलग अलग चीजों को ये रिटर्न कर रहे हैं, मतलब इनका बिहेवियर अलग अलग है। यही पॉलीमॉर्फिज्म है। और पॉलीमॉर्फिज्म में एरर्स भी आते हैं, सेम नेम कर दिया, सेम ऑब्जेक्ट सेम पैरामीटर्स कर दिए, तो दूसरी लैंग्वेजेस में, पाइथन में नहीं एरर आएगा ये वाला, लेकिन दूसरे में आ जाता है, ठीक है। और ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में बताऊंगी कि उसमें कैसे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। का मतलब जो हमारी वो है, ये वाली चीज़ जो है मेथड है, उसमें पैरामीटर्स वगैरह, एक्स्ट्रा पैरामीटर, सेम सेम चीज़ में अलग अलग टाइप के पैरामीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि मेक साउंड करके हमने एक मेथड बना दिया है,
उसके अंदर हमने डाल दिया है कि एनिमल क्लास को भी एक्सेस कर लिया, और एनिमल क्लास के अंदर साउंड क्या था हमने पहले देखा था। अब देखो सेल बाय सेल एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाली सेल को वो याद नहीं रख रहा है। जुपिटर नोट, सॉरी ये क्या यूज कर रही हूँ मैं, गूगल कोलैब। ठीक है, तो ये जो एनिमल क्लास थी हमने उसके अंदर से क्या कर लिया है, उस वाले साउंड को यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, माई बर्ड एंड माई डॉग करके, दो अलग अलग क्लासेस के लिए, बर्ड और डॉग क्लास के लिए, एंड अलग अलग चीजें रिटर्न कर रहे हैं। आई थिंक इट इज क्लियर ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल। अब ओवरराइडिंग मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक बार डेफिनेशन से समझो, उसके बाद में सिंपल वर्ड्स में समझो। मेथड ओवरराइडिंग हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड classes provides its own implementation of a method that is already defined in its parent class। ठीक है, मतलब ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट तब आता है जब एक चाइल्ड क्लास के अंदर सेम मेथड है जस्ट लाइक द पेरेंट क्लास, बस वो बिहेव डिफरेंटली कर रही है। तो ये जो है ओवरराइडिंग तब होती है, अगर होती है। दिस इज अ की पार्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये रन टाइम पर मतलब आती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वेयर द मेथड इन द चाइल्ड क्लास ओवरराइड्स व्हेन द पेरेंट द वन इज द पेरेंट क्लास। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट कॉल हुआ डॉग क्लास का, डॉग क्लास के अंदर भले हम इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल क्लास को, बट स्टिल वो उस वाले क्लास के अंदर के जो डेटा होगा उसको पहली प्रायोरिटी देगा, और बाद में उसकी बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे वो क्या कर जाएगा, चाइल्ड क्लास के अंदर जो डेटा है वो ओवरराइड कर जाएगा बेस क्लास के डेटा के लिए। मतलब कि स्पीक क्लास दोनों के अंदर है, तो पहले कौन सा रन होगा, स्पीक क्लास डॉग क्लास के अंदर वाला, क्योंकि वो उसके डेटा को ओवरराइड कर रहा है रन टाइम पर। आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज अ वेरी 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 सिंपल एग्जाम्पल। एनिमल क्लास बना रखी है यहाँ पर, डॉग क्लास बना रखी है, डॉग क्लास के अंदर एनिमल क्लास को एक्सेस कर रखा है, और उसके बाद में एक कैट क्लास बना रखी है, उसके अंदर भी एनिमल क्लास को एक्सेस कर रखा है। और ये जो है डॉग क्लास और कैट क्लास किसको ओवरराइड कर रहे हैं, एनिमल क्लास के अंदर स्पीक मेथड को, क्योंकि तीनों के अंदर सेम सेम मेथड है। और यही पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, और यही मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, और इसी को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, अब सपोज आप चाहते हो कि आप एनिमल क्लास का, हमारे पास में डेटा तो है बट हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सेम मेथड है। तो यदि आपको वो एक्सेस करना है तो हमारे पास में एक सुपर मेथड होती है, सुपर मेथड लगा दोगे यदि, तो आप एनिमल क्लास के अंदर के डेटा को एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि सुपर मेथड जो वो एनिमल क्लास की मतलब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है तो वो इस वाली क्लास से, जो मेन क्लास है, इससे हट के वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बेस क्लास के अंदर जो भी डेटा है वो उसको एक्सेस करके शो कर देगा। तो लेट्स सी कैसे काम करता है। तो एनिमल क्लास है मेरा यहाँ पर, तो एनिमल क्लास के अंदर स्पीक मेथड है, डॉग क्लास के अंदर भी स्पीक मेथड है, और डॉग क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल को इनहेरिट कर रहा है। अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि डॉग क्लास के अंदर भी स्पीक वाली जो मेथड है, जो एनिमल वाली स्पीक मेथड है, वो भी आ जाए, वो भी साथ ही साथ प्रिंट हो। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है या फिर एट्रीब्यूट बनाया है पेरेंट स्पीक करके, और उसके अंदर हमने सुपर मेथड को कॉल किया है, डॉट स्पीक मेथड को भी कॉल किया है। तो स्पीक मेथड को सुपर मेथड के साथ में जब कॉल करोगे तो वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसके अंदर के डेटा को इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा, और फिर आप इस वेरिएबल को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। बस एक बार आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और एक बार जाके पीछे जाके इसको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आती है बात मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। एक कंपाइल टाइम पर इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है कि मेथड तो कॉल हो गई है, ठीक है, मेथड तो कॉल हो गई, ये ओवरराइड नहीं कर रहा है, मतलब कि उसमें जाके ऐसे चेंज नहीं कर रहा है कि मतलब कि ये जो पहले आ जाएगा वो उसको प्रिंट कर देगा। उसका मतलब ये होता है कि डॉग क्लास है, डॉग क्लास मेरी प्रायोरिटी है, मैं उसको प्रिंट करूंगा। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि जिसका पैरामीटर मैच होगा वो उसके साथ चल देगा। समझ में आया? चलो देखते हैं।
कैसे? मेथड ओवरलोडिंग अलाउज मेथड टू हैव द सेम नेम बट बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट पास। आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने अभी बोला पैरामीटर्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स जब जिस तरीके से पास होंगे उस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म होगी। पाइथन डज नॉट सपोर्ट ट्रू मेथड ओवरलोडिंग। यस एग्जैक्टली, मैं ये बताना चाह रही थी कि जो पाइथन है उसमें इतना ज़्यादा ये चीज़ें नोटिफाई नहीं हो पाती, नोटिस नहीं कर पाते हैं हम इनको। बट यदि हम इसको जावा में या फिर C++ में देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। बट इट कैन बी मिमिक्ड यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और आर्ग्स। ठीक है, चलो देखते हैं मतलब क्या है इसका। तो देखो एक हमने कैलसी बना रहे हैं हम कैलकुलेटर, उसके अंदर हम ऐड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम एडिशन करवाना चाहते हैं तो हम एक ऐड मेथड बना रहे हैं। उसके अंदर हमने सेल्फ पैरामीटर दिया ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। उसके बाद में ABC करके हमने 3 पैरामीटर बनाए हैं। ए को हमने कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हम कि एक तो आपको आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा, आप एक से कम नहीं दे सकते। यदि एक से कम दिया तो एरर आ जाएगा, एक से ज़्यादा होना चाहिए। और यदि एक से ज़्यादा है लाइक B या C में भी डेटा आ रहा है तो वो प्रिंट कर देगा। यदि सिर्फ एक पैरामीटर दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 दिया है, A के अंदर हमने बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेट नहीं किया, मतलब एक तो आना ही आना चाहिए। B के अंदर हमने 0 बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया और C के अंदर भी हमने 0 बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। मतलब B और C की यदि आर्ग्यूमेंट में कोई भी वैल्यू पास नहीं होती तो कोई एरर नहीं आएगा, पर हमें A की मस्ट है। ठीक है, तो सपोज हमने सिंगल सिंगल वेरिएबल को यहाँ पे सिंगल कॉलिंग के टाइम पे ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके बाद में मेथड कॉलिंग के टाइम पर ए के अंदर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। यदि हमने सिंगल वैल्यू पास किया, सपोज मैंने 1 किया तो 1 का एडिशन हो जाएगा जीरोस के साथ में, दोनों जीरो के साथ में B और C के, और हमें रिटर्न में फिर से 1 ही मिल जाएगा। लेकिन सपोज मैंने 1, 2 कर दिया, मतलब B के अंदर क्या आ गया, बी के अंदर आ गया सपोज 2 और ए के अंदर आ गया सपोज 1, तो 1+2 कर दिया तो 3 आ गया और +0 होगा क्योंकि 0 भी तुम्हारा बाय डिफॉल्ट सेट है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, देखो यहाँ पे हमने एक आर्ग्यूमेंट सॉरी हाँ एक हमने मेथड को कॉल किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। एक बार मेथड को कॉल किया सेम मेथड को जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स कॉल हो रहे हैं। एक बार सेम मेथड को कॉल किया जिसमें 4 आर्ग्यूमेंट कॉल हो रहे हैं। समझ रहे हो? तो अलग अलग वे में ये डिफरेंट डिफरेंट वे में बिहेव कर रही है बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पर इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पे मैन्युअली डाला है, ए को सेट किया, बी को सेट किया, सी को सेट किया। यदि आपको डायरेक्टली पाइथन में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को सेट करना है और उनका सम प्रोवाइड करना है तो हमारे पास में बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड कीवर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि ये एस्ट्रिक्स लगा है और आर्क्स लिखा है, स्टार को एस्ट्रिक्स बोलते हैं। तो वो यदि ये 2 चीज़ें लगी हुई हैं, लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर सकते हो, ABCDEFGH कितना भी हो सकता है, वो आपको मैन्युअली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अ क्लास विथ एन ऐड मेथड दैट एक्सेप्ट्स द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि हमने इसके अंदर लिख रखा है कि हमें सम करना है, तो हमने डायरेक्ट सम बिल्ट इन मेथड का यूज़ कर लिया है। सम के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो सबको ऐड करके देते जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप सिंगल डालो, मल्टीपल डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 10 डालो, कितने भी डालो वो हो जाएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 3 थे तो लास्ट में यहाँ पे ये जो 4 डाले हैं इसका हमारे पास में कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर वालों का दोनों का आउटपुट हमें लिए देखने को मिल जाएगा। जैसे 1 2 का 3 आ गया और 1 2 3 का 6 आ गया। एक बार मैं इस कोड को रन करना चाहूँगी आप लोगों के सामने। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है इसलिए कर्नल सेट हो रहा होगा। ओके, जब तक ये होता है आगे का देखते हैं। बाय द वे हमारा बहुत बहुत सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ख़त्म हो गया है, हम बोल सकते हैं 80% ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है एब्स्ट्रैक्शन, एंड आई होप वो भी बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाने वाला है आप लोगों को। ये ओके, देखो एरर आ गया है 3 भी। पहले देखो जैसे कि इंटरप्रेटर यूज हो रहा है तो लाइन वाला लाइन एग्जीक्यूशन है, तो पहली लाइन चल गई, 1 2 ऐड होके 3 आया और 1 2 3 ऐड होके 6 आया, लेकिन लास्ट लाइन में एरर आ गई।
अब आप लोग बोलोगे कि आपने जब पहले दिखा रहे थे नोटबुक तो उसमें तो एरर ही नहीं दिख रहा था। तो क्या है ना, ये वो बाद में उस लाइन को ऐड किया गया है और उस कोड को रन नहीं किया गया था, इसकी वजह से वो ऐसा शो हो रहा था। अब हमने बाद में इसको किया तो उसमें क्या एरर आ रहा है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जो है ना, टेक्स फ्रॉम 2 to 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 5 आर गिवन। और इसका मतलब ये हो गया है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ये सिर्फ 2 से 4 ले सकता है, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 दे दिए। 5 देने का मतलब यहाँ पे सेल्फ को भी अकाउंट कर रहा है, तो आपने 5 दे दिए, मतलब कि 1 2 3 4 तो ये है इसी साथ में सेल्फ, तो आपने 5 दे दिए, इसकी वजह से उसमें एरर आ गया है। ठीक है, तो ये कोड रहने देते हैं ऐसा ही। चलो, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है। क्या क्या पढ़ लिया है हमने? क्लास, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, और रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सुपर मेथड, कंस्ट्रक्टर। ओहो, सो मैनी टॉपिक्स कवर्ड। चलो, लास्ट टॉपिक, एनर्जी बना के रखो। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी लास्ट टॉपिक है। तो एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शो ओनली द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, अब इतना सा ही कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का कि जो भी नेसेसरी, जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है उसको हाइड करेगा, जो नेसेसरी, जो ज़रूरत वाली चीज़ है उसको करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी रियल लाइफ बेस्ड ली गई है और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको चलो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल है कि सपोज एक कार है या फिर एक बाइक है, व्हीकल है, उसकी वर्किंग, इनसाइड की वर्किंग क्या है ये हमें नहीं पता। उसका इंजन कैसे काम करता है, जब तक आप एक इंजीनियर नहीं हो या फिर मैकेनिक नहीं हो तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं पता। लेकिन आप लोगों को उसका आउटर स्ट्रक्चर पता है कि वो कैसी दिखती है, वो ड्राइव कैसे कर सकते हैं, राइड कैसे कर सकते हैं, आपको ये चीज आती है। तो उसकी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में आप नहीं पढ़ रहे हो, अरे मेरे को क्या करना है कि उसका इंजन कैसे काम करता है, उसके अंदर की वर्किंग कैसे काम करती है। मुझे बस ये जानना है कि वो बाइक चल कैसे सकती है, उसको राइड कैसे कर सकते हैं, उसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं उस कार को। बस मेरे को यही मेरी नेसेसरी डिटेल है। तो कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड करना, नेसेसरी डिटेल को शो करना, दैट्स दी एब्स्ट्रैक्शन। ओके, चलो, abstract classes and methods can be used to define methods that must be implemented by child class। ठीक है, तो abstract class and method can be used to define methods, मतलब उन methods को define करने में helpful होता है जो child class implement करता है। चलो देखते हैं कैसे काम करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आप लोगों को कुछ लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम ABC। तो ABC थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ओके, गॉट इट, क्लियर। ठीक है, तो ABC जो है, देख हमारे पास में यहाँ पे एक ABC मॉड्यूल है। ABC मॉड्यूल की हेल्प से, ABC लाइब्रेरी की हेल्प से हम एक ABC क्लास को एक्सेस करेंगे, उसके अंदर से इंपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, हम उसको भी एक्सेस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेसिकली इज़ अ डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है वो मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दी ABC क्लास एंड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर फ्रॉम द मॉड्यूल। ठीक है, तो हमारे पास में एक ABC मॉड्यूल है, तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ABC मॉड्यूल। ABC जो है वो फर्स्ट वाला ये मॉड्यूल है। इम्पोर्ट ABC क्लास, हमें क्लास कैसे पता चली है, क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है। तो ABC मॉड्यूल से हम इम्पोर्ट करें ABC क्लास के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ABC क्लास के लिए हम ABC मॉड्यूल के अंदर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास में पाइथन है, कर लोगे। ठीक है, चलो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया कैसे जाता है? तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी नॉर्मल सिंपल क्लास बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एक व्हीकल क्लास बना रहे हैं, तो व्हीकल क्लास के अंदर आपको इनहेरिट करना पड़ेगा ABC क्लास के लिए, जो कि मैंने अभी कहाँ से इंपोर्ट करी है, ABC मॉड्यूल के अंदर से। तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, मतलब कि ABC क्लास के लिए आपको इनहेरिट कर लेना है व्हीकल क्लास के अंदर। और अब जो भी अंदर उसके वो लिख रखे हैं हमने, जैसे कि हम जो भी एट्रीब्यूट बना रहे हैं, जो भी मेथड बना रही है, तो हमें उसमें से जो भी कॉम्प्लेक्स डिटेल है जिसको हमें हाइड करना है, वही हम एब्स्ट्रैक्शन का फंडा जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ हमें हाइड करनी है हम उस क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट के अंदर डालेंगे, और जो हमें हाइड नहीं करनी है वो हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, जो हम बाहर शो करना चाहते हैं। तो जो भी हमें हाइड करना है
उसके लिए हमें हाइड करने के लिए एक डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। डेकोरेटर इज़ अ समथिंग जो भी हम इसके आगे लगा रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर इसकी जैसे कि नंबर ऑफ व्हील्स हैं, मेरे को इस वाली कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड करना था। हम ये मान लेते हैं कि अभी के लिए कॉम्प्लेक्स डिटेल है, ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हील्स हमें बाहर से वैसे भी दिख ही रहे हैं ना कार के, तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स डिटेल हुई। चल, लेकिन हम अभी के लिए मान लेते हैं। तो हम इस वाली डिटेल को हाइड करना चाहते हैं, तो उसके आगे हमें इस वाले डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर का। डेकोरेटर सिंपली जिसके आगे ये एट द रेट का सिंबल लगा रहता है, तो एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके हम इस डेकोरेटर का यूज़ करेंगे। ये डेकोरेटर इसको हाइड करने में हेल्प करेगा। इसका कोड भी कहीं पर लिखा होगा, यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ। यदि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ABC क्लास, C class in Python। इसमें विकिपीडिया का डॉक्यूमेंट डला रहता है, दिखना पड़ेगा। डायरेक्ट ABC क्लास लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, आई गॉट इट। देखो, पाइथन डॉक्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का एक मेरे पास में यहाँ पे मिल गया है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो यदि आपको बहुत 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 ज़्यादा डिटेल में एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने की इच्छा है तो। बाकी मैं जितना पढ़ा रही हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो हम कहाँ थे? हाँ, हमने नंबर ऑफ व्हील्स को एब्स्ट्रैक्ट वो कर लिया, हाइड कर लिया। और उसके बाद में क्या है, हमने बनाया दूसरी क्लास जिसको हमने कार नाम दिया और बाइक नाम दिया। उसके अंदर हमने व्हीकल क्लास के लिए क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। और नंबर ऑफ व्हील्स मैं इसके अंदर 4 शो करना चाहती हूँ, इसके अंदर 6 शो करना चाहती हूँ, तो मैंने दूसरे ये बना लिए हैं। और मैं इसको फिर से अगेन यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। ओके, और मेथड ओवरराइडिंग का भी यूज़ हो रहा है। नंबर ऑफ व्हील्स जिस भी क्लास के अंदर होंगे उस वो क्लास को रिटर्न कर देगा। आई होप ये वाला एग्जाम्पल जो है वो क्लियर हो गया होगा एब्स्ट्रैक्शन को। बस यही एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है। अभी आप बोलोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन तो सेम सेम से दिख रहे हैं, तो देखो ये ना नेसेसरी पे डिपेंड करता है। ये अपने आप में डीप डेप्थ में जाओगे तो ह्यूज कॉन्सेप्ट्स हैं। वो आपको समझ में आएगा जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है, तो उस टाइम पे एब्स्ट्रैक्शन का ही यूज़ किया जाता है, एनकैप्सुलेशन का नहीं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लिया, ABC क्लास को इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई शेप करके। शेप के अंदर हम उसका एरिया करके एक मेथड बनाया है। हम उसको कॉम्प्लेक्स डिटेल को वो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। और वो जो डिटेल्स है ये क्या होगा कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दिया हुआ है, और ये हमें चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपरली शो हो जाएंगे। जो भी हमें क्लास में चाइल्ड क्लास में हमें इम्प्लीमेंट करना होता है हम उसको यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल क्लास बनाई है। सर्कल क्लास के अंदर मैंने शेप क्लास के लिए इनहेरिट कर दिया है, और उसके अंदर हमारा जो भी मैं एरिया डिफाइन करना था उसकी रेडियस ली। रेडियस को मैंने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसको यहाँ पे स्टोर करवाया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है, तो वो लिखी है मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट रेडियस पावर बाय 2। ठीक है, तो डबल स्टार लगाने से पावर हो जाता है, तो पावर कर दिया रेडियस को 2 से, तो स्क्वायर हो गया उसका, और पाई मतलब 3.14। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे उसका एरिया आ जाएगा, किसका, सर्कल का एरिया आ जाएगा, और हम उसको सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। इट इज़ वेरी सिंपल। अपने हिसाब से एक एक एग्जाम्पल लो सारे कंसेप्ट का, और उसको कोड बना के देखो। कोड कभी भी देखने से नहीं आता है, हमेशा प्रैक्टिस करने से आता है। तो जो भी चीज़ें सिखाई है उसको खुद से लिखो और सीखो। पढ़ने से नहीं आएगा, करने से समझ में आएगा। ओके, सो ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।